चलो तो शुरू करते हैं। तो एक और एप्लीकेशन है इसका, इफेक्ट ऑन स्केल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्केल, पर वो पढ़ते हैं अभी। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सपांशन इन लिक्विड्स। लिखो, एक्सपांशन इन लिक्विड्स। लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ही होता है, तो इसके लिए एक ही कॉफिशिएंट डिफाइन है, गामा। जैसे सॉलिड में लीनियर होता है, सुपरफिशियल होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है, लेकिन 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 क्या, लिक्विड्स में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक होता है। ठीक, तो एक्सपांशन इन लिक्विड, तो मान लो एक लिक्विड इस कंटेनर में भरा है, और इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है अभी है वी इनिशियल, और इसका जो गामा है, यानी कि जो कॉफिशिएंट है एक्सपांशन का, वो है गामा लिक्विड, गामा एल। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अब इसका वॉल्यूम होगा वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल 1 + गामा डेल्टा टी। बस, बोले कंटेनर का ही वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ, कंटेनर गर्म करेंगे तो कंटेनर भी गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा, लिक्विड भी गर्म होगा, उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। सही बात है। ठीक, इसमें गामा एल डिफाइन होगा, इसमें अल्फा डिफाइन नहीं होगा, लिक्विड्स के लिए सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही होगा। अच्छा, फिर बात करते हैं डेंसिटी का क्या होगा। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो सेम रहेगा, गर्म करने पर मास में बदलाव नहीं होते हैं, पर वॉल्यूम बदल गया है तो डेंसिटी भी बदल जाएगी। वी फाइनल की जगह क्या लिखोगे, एम अपॉन वी इनिशियल 1 + गामा एल डेल्टा टी। एम अपॉन वी इनिशियल कितना हो गया, रो इनिशियल हो गया ना। और ये वाला टर्म पावर ऊपर 1 है, ऊपर जाएगा -1, -1 आगे आ जाएगा, तो रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल 1 - गामा एल डेल्टा टी। इसका क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम तो बढ़ा, लेकिन डेंसिटी कम हुई। दिख भी रहा है ना, तो यहीं से वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो किसी भी लिक्विड का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है और डेंसिटी कम होती है। लेकिन पानी का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, पानी का बिहेवियर थोड़ा सा, पानी का बिहेवियर थोड़ा अलग है। क्या अलग है पानी के बिहेवियर में, पानी के बिहेवियर में अलग ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखते हैं पानी को, इधर वॉल्यूम इधर टेम्परेचर, तो 4 डिग्री से आगे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो होना भी चाहिए था। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, लेकिन 4 डिग्री से कम करते हैं, 0 डिग्री तक आते हैं, तब भी वॉल्यूम बढ़ता है। ये इसका एनोमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाता है। तो ये अपने बताने की वैसे बात थी नहीं, वाटर वाली बात। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे अगले साल, सॉल्यूशन वगैरह जब पढ़ाएंगे, या इस साल भी सुन ली हो, अगर किसी जगह पे तो सुन ली हो, सुना क्या कहीं पे, कोई बात, अगले साल सुनोगे। पर ठीक है, ऐसी बात होती है तो हमने बता, बस लिखो।
क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्यूबिकल कंटेनर है, साइड ए है। इस कंटेनर का जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो अल्फा है, कंटेनर के लिए तो डिफाइन है। और पानी लिक्विड जो भी भरा है उसके लिए क्या डिफाइन है, गामा एल। अभी लिक्विड कहां तक भरा है, एकदम ऊपर तक भरा है, एकदम बिल्कुल, है ना। अब गर्म कर दिया है इस कंटेनर को और पानी को, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया है इनका। अब डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तीन केस हैं। एक में गामा एल बराबर है 3 अल्फा के। 3 अल्फा क्यों बोल रहा हूँ, वो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा फॉर द कंटेनर, अगर अल्फा तीनों डायरेक्शन में सेम है तो। और गामा एल अगर बड़ा है 3 अल्फा से, दूसरा केस। और तीसरा केस है अगर गामा एल छोटा है 3 अल्फा से। तीन केस है, इनके रिलेशन है तीन। आपको क्या बताना है कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर, दोनों का एक्सपेंशन होगा। कंटेनर भी बड़ा हो जाएगा, लिक्विड भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा कंटेनर का भी और लिक्विड का भी। तो इस केस में, इस केस में, फिर इस केस में हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर बता, आफ्टर द एक्सपेंशन। बताइए, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर आफ्टर द एक्सपेंशन। सबसे पहले ये वाला देखते हैं जिसमें, देखो ऐसे समझो कि टेम्परेचर बढ़ गया, कंटेनर भी एक्सपांड हो गया और उसके अंदर का लिक्विड भी एक्सपांड हो गया। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या लिखोगे, वी इनिशियल, जो कि ए क्यूब है। इनिशियल वॉल्यूम तो ए क्यूब है ना कंटेनर का, 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। और लिक्विड के लिए क्या लिखोगे, ए क्यूब 1 + गामा एल डेल्टा टी। अब दे रखा है फर्स्ट में तो कि ये दोनों बराबर है, तो ये और ये बराबर है, मतलब ये वाला टर्म ये वाला टर्म बराबर होंगे। मतलब अभी दोनों का वॉल्यूम बराबर था इनिशियल, फाइनली बराबर है, मतलब वापस से वो एकदम फुल, पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। पूरी तरीके से भरा हुआ होगा तो जो भी इस कंटेनर की साइड होगी वही हाइट भी होगी। कंटेनर की साइड कितनी होगी, ए 1 + अल्फा डेल्टा टी, यही हाइट हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में कौन बड़ा है, गामा बड़ा है, गामा एल बड़ा है। अगर ये टर्म बड़ा है तो ये टर्म बड़ा है, तो ये टर्म बड़ा है, मतलब वॉल्यूम लिक्विड का बड़ा होगा इससे कंटेनर। सेकंड केस में इसका मतलब क्या हुआ, कंटेनर बड़ा हुआ लेकिन कम बड़ा हुआ, लिक्विड एक्सपांड हुआ पर ज्यादा एक्सपांड हुआ, फैल गया। फैल गया मतलब गिर गया, लिक्विड जो है साइड से बाहर निकल गया। लेकिन हमें तो क्या मतलब है, सिर्फ हाइट का। तो मतलब लिक्विड अभी भी पूरी तरीके से उसमें ऊपर तक भरा है। तो जो भी कंटेनर की हाइट होगी, जो कि 1 + अल्फा डेल्टा टी होगी, वही लिक्विड की भी हाइट होगी, क्योंकि बचा कुचा लिक्विड तो फैल गया होगा। तो मतलब दोनों केसेस में आंसर सेम ही है, पर एक में पानी नहीं फैला, फैला मतलब गिरा नीचे, और एक में गिरा, दूसरे पहले में नहीं गिरा पानी नीचे और दूसरे में गिरा पानी नीचे। ठीक है क्या, तो इनमें तो कुछ ज्यादा कुछ से सोचना ही था थोड़ा सा। अब है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या है, अरे क्या है थर्ड केस में, बताओ ना भैया। हाँ, थर्ड केस में जो फाइनल वॉल्यूम है कंटेनर का वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा, जबकि लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा। तो मतलब इसमें स्थिति कुछ ऐसी होगी कि कंटेनर में पानी या लिक्विड ऐसे इतनी हाइट तक होगा और बचा कुचा कंटेनर खाली होगा। तो हम इस बार ये नहीं कह सकते कि कंटेनर की हाइट, कंटेनर की लेंथ, साइड की लेंथ ही एच होगी, या नहीं। तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा।
बताओ कैसे लगाएं? किसी का कुछ आंसर आया क्या थर्ड केस? है ना, मॉड्यूल में ऐसे सवाल हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट काम होएगा। ये ऐसा थोड़ा तिकड़म वाला सा सवाल है, ये मैंने करा दिया। इसमें तिकड़म लग रही है, ज्यादा कुछ है नहीं खास, बस करो करो। देखो तिकड़म लगानी है, सोचना है, और कुछ जुगाड़ ऐसी बैठानी है कि आप हाइट निकाल लो। बताओ क्या कुछ सोचा किसी ने? मैं करूं? देखो इधर, आओ आओ आओ, देखो करते, देखो सोचते अपन, है ना। तो ये बात तो पक्की है कि कंटेनर का जो भी बेस होगा, लिक्विड पूरे बेस में फैला हुआ होगा। ऐसे फैल जाता ना लिक्विड, तो कंटेनर बड़ा हुआ होगा तो लिक्विड और फैल गया होगा। फैल गया मतलब, समझ गए ना? हाँ। तो क्या मैं फाइनल वॉल्यूम लिक्विड का लिख सकता हूँ क्या? हाँ। कितना है वो लिखा हुआ, ए क्यू वन प्लस लिक्विड का गामा एल, सही। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी बेस बेस कंटेनर का होगा, वही बेस लिक्विड का भी होगा। और वो कितना होगा? एरिया, एरियल एक्सपेंशन लगा दो, ए स्क्वायर वन प्लस टू एल्फा डेल्टा टी। मुझे लिक्विड का वॉल्यूम पता, मुझे लिक्विड की एरिया पता है, तो हाइट निकाल लूंगा कैसे? वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एरिया ऑफ लिक्विड इंटू एरिया ऑफ हाइट, हाइट ऑफ लिक्विड। ये इधर उधर चला गया, लिख दो, हो गया काम। ए क्यू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी, ए स्क्वायर वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एच। और एच बराबर, अब देखना ज्यादा थोड़ा मन में कर रहा है बना ना, ए बचा है यहाँ पे, ये वाला टर्म नीचे जाएगा, ये वाला टर्म नीचे जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, माइनस वन हो जाएगी, बाइनोमियल लगेगा, माइनस वन आगे आएगा, आ गया। फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, समझ रहे हैं? और मल्टीप्लाई करके, चलो यार तुम हो इतने समझदार, मुझे पता है, गामा एल माइनस टू अल्फा डेल्टा टी। ये नहीं, एक स्टेप बढ़ाऊं क्या? बढ़ा देता हूँ, देख लेता हूँ जगह है क्या, है चलो जगह। तो यहां तक तो तुम मान गए थे कि ए वन प्लस गामा एल डेल्टा टी वन माइनस टू अल्फा डेल्टा टी, यहां तक तो मान गए थे। ये एल मल्टीप्लाई में नहीं है, एल ऐसा नीचे लगा हुआ है, यहां तक मान गए थे ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वो टर्म बनेगी जिसमें गामा एल इंटू ट्वेल्व होगा, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए वन प्लस गामा एल माइनस ट्वेल्व डेल्टा टी कॉमन आ जाए, ये हाइट आ जाएगी लिक्विड की थर्ड केस। ठीक है, लिखो। एक इफेक्ट और है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्केल। मेटल के जो स्केल होते हैं ना, तो भाई स्केल भी तो एक्सपांड कर जाएगा अगर धूप में रह गया हमसे, वो मेटल का है, धूप में रह गया तो एक्सपांड हो जाएगा। सोचो, और वो एक्सपांड होगा तो उस पर जो मार्किंग है वो भी फैल जाएंगी। मतलब 15 सेंटीमीटर की मार्किंग है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है, फैल गया। स्केल तो लंबा हो गया पर मार्किंग तो अभी भी 15 सेंटीमीटर की, वो भी चेंज हो गई। नहीं समझ में आया? चेंज हो गई ना यार। एक सोचो जरा, पहले स्केल सही था तो उसने इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर मेजर की थी, स्केल सही था। इसकी लेंथ कितनी मेजर की थी? 10 सेंट। अभी स्केल हमसे गलती से धूप में छूट गया, है ना। अब स्केल से वापस से इस मार्कर को मेजर किया तो रीडिंग 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी या 10 सेंटीमीटर से कम आएगी? सोचो, पक्का? मान लो आई 8 सेंटीमीटर, मान लो 8 सेंटीमीटर रीडिंग आई, पर वो तो गलत है ना। पर हमको कैसे पता लगेगा सही क्या है? वो निकालना, वो ही है बस, ये कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? पर दिक्कत ये है
कि मान लो ये ऑब्जेक्ट जिसको मेजर कर रहे हैं वो भी धूप में छूट गई। इसकी असली लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें पता थोड़ी 10 सेंटीमीटर है, पर ये धूप में छूट गया तो बड़ा हो गया। अब खराब स्केल से खराब मटेरियल को नाप के सही लेंथ निकालनी, ये दिक्कत है। समझ में आई क्या बात? खराब स्केल है, जिसको नाप रहे हैं वो भी खराब है, क्योंकि वो सही थोड़ी, वो फैल चुका है। पर असली में ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल तो फिर कुछ होता नहीं है, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, ये बताना। तो बताओ फिर, पता लगाएं कि रहने दें? लगा लें क्या पता? तुम ही कर लोगे, तो इसमें है क्या? अरे तो सिंपल है, उसमें क्या डेट, हाँ मतलब डेटा तो पता ही होंगे ना ऑब्वियसली। स्केल जिस मेटल का है, जिसका भी है, उसका अल्फा पता होगा, टेम्परेचर पता होंगे, धूप में हमने रखा है तो कितना डिग्री सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर बढ़ गया, वो सब पता है हमें। ऐसा सुना कि कुछ भी नहीं पता यार, कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। तो करें क्या? तो तीन केस बन सकते हैं। कैसे? एक बार स्केल सही है और रॉड धूप में छूट गई तो वो लंबी हो गई, अब बताओ असली लेंथ क्या थी उसकी बिना धूप में छूटे हुए। दूसरा केस, रॉड तो सही है पर स्केल धूप में छूट गया, अब वो नापेगा जो गलत नापेगा तो सही क्या होगा। और तीसरा केस, दोनों धूप में छूट गए, तो सही लेंथ क्या थी। समझ गए क्या? तो लिख लो फिर हेडिंग, अगर तुम्हारा बहुत ही मन कर रहा है। बाकी अब हो जाएगा लेक्चर पूरा इसी में। मैंने सोचा कि कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, पर जल्दी करते हैं, चलो आज रिकॉर्ड बनाते हैं अपन, 10 मिनट में समझते हैं। क्या? 15 मिनट में समझते हैं, चलो ठीक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्केल, लिख लो बस, स्केल ही लिख लो। तो यहां पे असली वाली रॉड, और असली रॉड मतलब सही रॉड और सही स्केल रखा है, हम बाजार से खरीद के लाए थे कि मेजर करेंगे इस रॉड की लेंथ को। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि रॉड की लेंथ कितनी है, जब हम खरीद के लाए थे टी नॉट टेम्परेचर पर एल नॉट, मतलब एल नॉट को क्या बोलेंगे इसकी अपन, ट्रू वैल्यू। ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और ये स्केल भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेटेड है, वो टी नॉट टेम्परेचर के लिए मान लीजिए कैलिब्रेटेड, मतलब टी नॉट टेम्परेचर पर अगर ये स्केल होता है तो इसकी रीडिंग सही आती है। ठीक है, ये अपने हो गए रेफरेंस, जब भी कुछ गड़बड़ होगी इनसे आगे अपन नाप लेंगे। ठीक है, इनको रख देते हैं संभाल के। अब केस वन देखते हैं। केस वन में क्या ले रहे हैं अपन, कि टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीजेस, लिख लो, अब लिखो ना जल्दी। हाँ हाँ, टेम्परेचर ऑफ रॉड is increases but temperature of scale remains same, या वो जो उसका सही टेम्परेचर है वो उसी पे है। तीन केस बनाते हैं, तीसरा दूसरा वैसे अच्छा है, पहला और तीसरा तो सिंपल है, क्योंकि उसमें स्केल ही बिगड़ गया ना दूसरे केस। तीसरे में, पहले में स्केल सही है, स्केल को कुछ नहीं हुआ, बस किसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, रॉड। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपने अगर ध्यान से सुन लिया तो फिर हो जाएगा, नहीं सुना तो कर दो। किसका टेम्परेचर बढ़ा है, रॉड का, स्केल हमारा सही है। तो आइए देखिए, तो ये रॉड है, कितने टेम्परेचर पर है अब ये, डेल्टा टी से टेम्परेचर अब इंक्रीज हो चुका है। हमारा जो स्केल है वो एकदम सही है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस स्केल ने मेजर किया कि ये जो रॉड है अभी उसकी लेंथ है एल डैश, जो एल डैश है बेसिकली रीडिंग है, मेजर्ड वैल्यू है, रीडिंग है। रीडिंग किस पे मिलती है अपन को, स्केल पर। तो क्या ये एल डैश सही है? ये एल डैश तो एक्सपांडेड लेंथ है रॉड की। अच्छा,
रॉड का अल्फा आर पता है, स्केल का अल्फा एस पता है, मतलब एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया। मैं लिख सकता हूं एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट 1 + अल्फा आर डेल्टा टी। हमें क्या चाहिए? एल नॉट। एल डैश तो मेजर कर लिया, एल डैश तो रीडिंग है, प्रैक्टिकल करेंगे तो रीडिंग मिलेगी ना, तो एल डैश। हमें क्या चाहिए? एल नॉट। तो एल नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं आप? एल डैश, नीचे जाएगा ऊपर आएगा 1 - अल्फा डेल्टा टी। ये आंसर है। इसको क्या कह दूं मैं? रीडिंग कह दूं या मेजर्ड वैल्यू कह दिया, और ये हमारा क्या है? आंसर। सिंपल है क्या? सही तो है। ये सब चीज पता है ना हमको, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, अल्फा आर क्या था, एल डैश तो रीड ही कर लिया। सिंपल, लिखो इसको और केस 2 करते हैं। केस 2 में रॉड को हम रहने देते हैं टी नॉट टेम्परेचर पर स्केल का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा देते हैं। जल्दी लिखो, इधर देखना है ना। केस 2 में लिखिए, टेम्परेचर ऑफ स्केल is increases, temperature of the scale is increases, but temperature of rod remains same. Same मतलब T नॉट। अब स्केल का टेम्परेचर बढ़ गया है, समझना, और रॉड का टेम्परेचर वही है। मतलब रॉड की जो भी लेंथ है वही लेंथ है ना, पर वही निकालनी है। पर स्केल हो गई खराब, स्केल हो गई हमारी लंबी, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका। अब स्केल ने रीड किया, स्केल ने मान लो रीड किया एल डैश। सही बात। मुझे एक बात बताओ, अभी तुमने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले, एल डैश तो स्केल ने रीड किया, रॉड की असली लेंथ एल डैश होगी क्या? एल डैश से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी ना यार, अभी तो तुमने बताया था। अबे, रीडिंग कम आएगी, लेंथ ज्यादा होगी, यही तो बोला था तुमने। तो एल डैश रीडिंग है ना, रीडिंग छोटी आई है ना। अरे भूल गए तुम अभी वगैरह। अगर रॉड, मैंने क्या एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर का दिया था, मान लो ये है 10 सेंटीमीटर का। अभी स्केल सही है तो 10 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। अब स्केल फैल गई, तो अब बताओ स्केल कितना मेजर करेगा? 10 करेगा, 10 से छोटा करेगा कि 10 से बड़ा करेगा? 10 से छोटा मेजर करेगा ना, तो स्केल की रीडिंग 8 हुई ना, तो वही तो रीडिंग है ये एल डैश। तो असली में रॉड तो बड़ी है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, रॉड एल डैश से बड़ी होगी। और ये जो डिफरेंस है 8 और 10 का, बेसिकली यही तो है एक्सपांशन इन द स्केल। समझना, स्केल कितना मेजर कर रहा है फैलने के बाद? 8, पर रॉड की असली लेंथ क्या है? 10। इसका मतलब क्या हुआ? स्केल 2 सेंटीमीटर फैल गया है, तो जो 8 है वो 10 पे आ गया है, और वो ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो आंसर भी आ गया, वैसा आ गया, तो फिर तो आंसर भी आ ही गया। पर लिख दूं क्या, ये और समझाऊं? थोड़ा पहले लिख देता हूं। तो मैं कह रहा हूं एल डैश को फैला दिया, यही एल नॉट है। नहीं, ऐसे नहीं, और बोलो ना यार। देखो, एल डैश तो एल डैश है ही है, इसमें वो अगर जोड़ दूं, जितना स्केल फैला वही तो एल नॉट है। नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। और एक लास्ट, और लास्ट ट्राई और करते हैं अपन, एक लास्ट है ना, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो इसने मेजर किया 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है स्केल पर, हमने बोला 8 सेंटीमीटर हमारी रीडिंग आई, पर अभी तो स्केल फैला हुआ है ना, असली स्केल तो छोटा होगा इससे। अरे हाँ कि ना? तो क्या 8 यहाँ पे आएगा? 8 तो यहाँ आएगा ना? अरे 8 तो यहाँ आएगा ना भाई?
8 तो यहाँ है, असली हिसाब से तो ये अभी इतना छूटा हुआ है ना नापने से, यही तो डेल्टा एल है। तो 8 में डेल्टा एल जोड़ोगे तो ओरिजिनल लेंथ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि एल डैश प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल हम किसके लिए लिख रहे हैं, रॉड स्केल के लिए, तो स्केल का डेल्टा एल क्या आएगा, एल डैश एल्फा एस स्केल का डेल्टा टी, जो कि मैं ये लिख रहा था कॉमन लेके, ये एल नॉट। सही है क्या, मतलब स्केल में जो एलोंगेशन हुआ, पहले स्केल की रीडिंग आई एल डैश, हमने बोला कि ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ था, तो कितना एलोंगेशन हुआ होगा उसमें, तो वो निकाल दिया, वही बोल दिया कि रॉड की लेंथ होगी, ऐसे। समझ आ गया, नहीं सोचो आ जाएगा, उसमें क्या है। और तीसरा केस कर लो फिर, दोनों का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा, ठीक है। तो जल्दी से लिखो, केस 3 कर लेते हैं यहाँ नीचे। केस 3 आसान है, अगर केस 2 समझ में आ गया, केस 3 आसान है। आप इसको बस ऐसे समझो, केस 2 को ज्यादा ऐसे मत समझो, सिंपल ऐसे समझो कि स्केल में जो भी एक्सपांशन हुआ, जो भी स्केल की नई लेंथ आ गई, अगर आप वो फाइंड कर पाए तो वही तो रॉड की लेंथ है। तो स्केल ने रीड किया एल डैश, पर वो एल डैश आगे खसका होगा कितना, डेल्टा एल, गर्मी की वजह से, वो डेल्टा एल क्या होगा, यही तो होगा, नहीं, उसको जोड़ दिया एल डैश में, तो एल नॉट के बराबर हो गया। तो दोनों की मतलब स्केल की फाइनल लेंथ लिखी है वो जो भी है ये है। और तीसरा केस लिखिए, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दिया, और इसका आंसर आप बताइए, हमें क्या निकालना है, एल नॉट। दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रॉड भी लंबी हो गई और स्केल भी खराब हो गया, स्केल दोनों का टेम्परेचर अब बढ़ा दिया डेल्टा टी से। तो इधर देखें, मैं बताता हूं, देखो जल्दी से, एक ही लाइन में आंसर आएगा। सबसे पहले तो स्केल जो मेजर करेगा, उसने एल डैश मेजर किया, पर वो एल डैश असली में ये होगा, भाई ये जो लेंथ होगी वो ये वाली लेंथ होगी ना, ये जो अपने अभी निकाली, मतलब आपने स्केल से मेजर की कोई लेंथ, पर वो लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी क्या, नहीं, वो तो 8 प्लस डेल्टा एल होगी। तो हमने ये निकालने की लेंथ कितनी मेजर की स्केल ने, वो निकाली एल डैश 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, ठीक है। अरे हाँ ना, ये ले, और ये जो रॉड जो इसने मेजर किया, ये स्केल है, स्केल ने एल डैश मेजर किया, पर एल डैश गलत है, असली में वो इतनी लेंथ उसने मेजर की है, और ये जो लेंथ है वो यहाँ तो रॉड के लेंथ के बराबर हो गई थी डायरेक्ट, क्योंकि रॉड का टेम्परेचर नहीं बढ़ा था, लेकिन यहाँ रॉड का भी टेम्परेचर बढ़ गया, तो रॉड के एक्सपांडेड लेंथ के बराबर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, रॉड की एक्चुअल लेंथ कितनी है, एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। तो एल नॉट कितना आ जाएगा, एल डैश, ये नीचे गया ऊपर गया, 1 प्लस एल्फा एस माइनस एल्फा आर डेल्टा टी, ये आ जाएगा, लिख लो। तीसरा तो आसान था, हेडिंग डालो कैलोरीमेट्री, कैलोरी सुना है, कैलोरीमीटर सुना है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ऐसा क्या काम आता है, हाँ, क्या क्या उस प्रैक्टिकल से या उस एक्सपेरिमेंट से क्या मेजर करते, अब एक्सपेरिमेंट करते प्रैक्टिकल कुछ तो मेजर किया होगा, हाँ, किस मीटर नहीं लिखना है, कैलोरीमेट्री हेडिंग डालनी है, ठीक है। अब सुनो इधर, तो देखो
ये जो चैप्टर चल रहे हैं आपके सीरीज ऐसे चल रहे हैं एक के बाद एक के बाद। जैसे सबसे पहले थर्मोमेट्री, उसमें आपने टेम्परेचर को समझा, टेम्परेचर की स्केल को समझा, एक स्केल को दूसरे स्केल का कन्वर्जन समझा। टेम्परेचर क्या होता है ये समझा। टेम्परेचर बस एक मेजरमेंट है हीट का, किसी के पास कितनी एनर्जी है उसका मेजरमेंट है टेम्परेचर। दूसरे में अपने एक्सपांशन की, हीट जब गई, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ी पार्टिकल्स की तो उनका एक्सपांशन हुआ। अरे हाँ की ना। अब तीसरे टॉपिक कैलोरीमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी मटेरियल को मान लो हमें गर्म करना है। बोले गर्म तो इसमें भी किया था, पर गर्म इसमें सिर्फ इतना था कि मान लो कि रॉड का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया तो उसमें कितना एक्सपांशन हुआ। लेकिन आपको ये थोड़ी बताया था हमने कि अगर रॉड का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना है तो कितनी हीट या कितनी एनर्जी रॉड को दें। बताओ, इस बारे में बताया था क्या? हमने तो बस अभी इतना बताया कि रॉड का टेम्परेचर बढ़ गया, क्यूब का टेम्परेचर बढ़ गया, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ गया, पर हमने ये तो बताया ही नहीं कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी दें। या ऐसे सोच लो कि इतनी एनर्जी देंगे, ऐसे इतनी एनर्जी दी तो रॉड का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन नहीं करी अभी, अब वो करेंगे। कि मान लो आपके पास 1 किलो वाटर है, उसको आपको गर्म करना है नहाने के लिए, आपको 10 डिग्री से उसको 25 डिग्री पे ले जाना है, तो कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो पानी गर्म हो जाए, 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। समझ गए? ये इस चैप्टर में पढ़े। या आपके पास वाटर है, उसको जमाना है, बर्फ बनानी है, तो कितनी हीट उसमें से निकालें, निकालनी पड़ेगी ना हीट, तभी तो ठंडा होएगा। हीट देंगे तो गर्म होएगा, हीट निकालेंगे तो ठंडा होएगा। पानी को बर्फ बनाना है तो हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? हाँ, तो कितनी हीट निकालेंगे ये बर्फ, जो पानी है जो बर्फ बन जाए, आइस बन जाए। ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका अगला चैप्टर है हीट ट्रांसफर। चैप्टर ना टॉपिक, अगला टॉपिक खुश, हीट ट्रांसफर। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो आप कह रहे हो कि वाटर को इतनी हीट दे दो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हीट दें कैसे, हीट देने के तरीके बताओ। गर्म कर दें या धूप में रख दें, ऐसे 3 तरीके होते हैं हीट देने के। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ऐसे 3 तरीके पढ़ेंगे कि हीट देनी कैसे। ऐसे करके पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर कहानी नई स्टार्ट हो जाएगी, केटीजन थर्मोडायनेमिक्स वाली लॉज उसके, कि जब हीट दी किसी को तो क्या क्या होता है, एक्सपांशन होता है। गैस की बातें होंगी उसमें ज्यादा, ये सॉलिड और लिक्विड की बातें होंगी, और थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफिक केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसकी बातें होंगी कि गैस को गर्म कर दिया, हीट दे दी, तो उसमें क्या होता है, एक्सपांशन होता है और थोड़ा सा वो वर्क डन करती है गैस। तो वो सब बातें उसमें होंगी। वो तो खैर अलग बातें हैं, लेकिन ये 5 चैप्टर की ऐसे बातें हैं। पहले में इंट्रोडक्शन होता है टेम्परेचर का, दूसरे में टेम्परेचर करता क्या है, हीट करती क्या है, तीसरे में कितनी हीट दें, क्या दें कि टेम्परेचर कितना बढ़े, कैलकुलेशन वैल्यू, चौथे में हीट ट्रांसफर करनी कैसे। ठीक है, तो अपन आगे तीसरे पे कि कितनी हीट देने पर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, या कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। पानी को बर्फ बनाना है तो कितनी हीट चाहिए, नहीं निकालना है, पानी को, वाटर को अगर आइस बनाना है तो हीट निकालना है, और आइस को वाटर बनाना है तो हीट देना है। तो कितनी हीट दें कि नहीं, इस तरह के समझ जाएगा। चलिए, तो कैलोरीमेट्री सुनो, ये है थर्मल फिजिक्स का चैप्टर टॉपिक जो भी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है उसको अपन बोल रहे हैं हीट, है ना। और जो मैकेनिक्स में एनर्जी होती है उनको अपन बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे यही बोल देते हैं। अब दो साइंटिस्ट थे, दोनों एनर्जी की बात कर रहे थे, पर एक तो बात कर रहा था मैकेनिकल एनर्जी की और एक बात कर रहा था हीट की। बहुत सालों तक बात करते रहे, इनको पता ही था कि हम सेम चीज की बातें कर रहे हैं। समझते थे कि हमारी एनर्जी अलग है, तुम्हारी एनर्जी अलग है, हम दोनों अलग अलग एनर्जी की बातें कर रहे हैं। फिर बहुत सालों के बाद इनको पता लगा कि एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है, और फिर इंजन बना। इंजन, इंजन में क्या होता है, थर्मल हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इंजन चलता है। समझ में आ रही बात? तो ये दो साइंटिस्ट थे, जूल एंड कैलरी। तो जूल मैकेनिकल एनर्जी समझाते थे, और ये हीट समझाते थे कि पानी गर्म करना है तो इतने कैलोरी हीट दे दो, ये गर्म करना है तो ये कर दो, कैलोरी में बताते थे पर सारी।
फिर जब इन दोनों को समझ में आया, कैसे समझ में आया पता नहीं कैसे समझ में आया, पर समझ में आया इनको कि हम दोनों तो सेम ही बातें कर रहे हैं। तो इनने बोला कि फिर चलो फिर रिलेशन बना लेते हैं। हमारे तुम्हारी यूनिट में मैं किसी चीज को एक कैलोरी कहता हूँ, वो किसी चीज को एक जूल कहते हैं, तो आपस में रिलेशन क्या है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे रिलेशन। तो इन्होंने किया, तो 1 ग्राम पानी लिया होगा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया होगा, तो जितनी एनर्जी लगी, कैलोरी ने तो उसको 1 कैलोरी बोल रखा था कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। फिर जूल ने किया होगा गर्म पानी, उनने देखा कि कितने जूल एनर्जी लगी, तो वो 1 कैलोरी बराबर उतने जूल रिलेशन आ गया, और 1 कैलोरी बराबर रिलेशन आया 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल, ऐसा आया। इसको 4.2 जूल लिख लेते हैं अपन कैलकुलेशन, ठीक है क्या। तो ये जो लिखा है ना आपके सामने, ये छोटी मोटी बात नहीं लिखी है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो यूनिट कन्वर्जन है कि 1 मीटर को 100 टुकड़ों में डिवाइड कर दो और एक टुकड़े को 1 सेंटीमीटर बोल दिया। ये दो फिजिक्स हैं जो बहुत सालों तक अलग थी, फिर एक हुई और इंजन बन गया। इतना सा लिखने से समझ रहे हो तुम, बहुत बड़ी बात लिखी है। तो नहीं लगता ऐसा? ये यूनिट कन्वर्जन है क्या? नहीं, ये मैकेनिकल एनर्जी का थर्मल एनर्जी के साथ रिलेशन है। समझ में आई बात तुम्हें? खैर, हेडिंग डालो 1 कैलोरी। लिखो जल्दी जल्दी, 1 कैलोरी क्या है? हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of heat required to raise the temperature of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius 14.5 degree Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 1 कैलोरी की डेफिनेशन है। 1 ग्राम पानी लेना है, पानी ही लेना है, कुछ और नहीं ले सकते। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में जितनी एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को क्या बोला गया? क्या बोला उन्होंने? 1 कैलोरी बोला। समझ गए? समझ गए? अब अगर यहाँ पानी की जगह कोई और मटेरियल ले लेते, कोई और सब्सटेंस ले लेते, और उसका 1 ग्राम लेते और उसका 1 डिग्री बढ़ाते, तो जो एनर्जी लगती उसको क्या कहते? उसको क्या कहा? क्या कुछ तुमने कुछ कभी कुछ कहा? तुम जानते हो इसके बारे में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको क्या कहते हैं? पानी की जगह कोई और मटेरियल ले लिया और उसका 1 ग्राम लिया और उसका कितना टेम्परेचर बढ़ाया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो एनर्जी लगी वो उस मटेरियल के लिए, उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो हेडिंग डालें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जनरली, मतलब वैसे तो किससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, पर जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ज्यादा अच्छा तरीका तो यूनिट देख के पता लगेगा कि अगर अच्छा इसकी यूनिट ये है, अभी मैं लिखाऊंगा, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कई बार क्वेश्चंस में एस की जगह सी लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं भाई, सी किसी और चीज को भी कहते हैं अपन, है, तो पता नहीं लग पाता है कि देना क्या चाह रहा है। तो यूनिट देख लेते हैं अपन, समझ कर तुरंत समझ में आता है कि अच्छा ये देना, ठीक है। लिख लो इसमें, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, energy required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius is known as specific heat capacity of that substance। लिखा है था। अब जरा सोच के बताइए यूनिट क्या होगी इसकी। तो ये क्या है? बेसिकली एनर्जी है पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के, है ना। तो इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एक यूनिट तो ये हो गई। और जो यूनिट बहुत ज्यादा चलती है, ऐसा यूनिट जो कहेंगे अपन, ऐसा यूनिट क्या कहेंगे? ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम
मतलब ऊपर बेसिकली एनर्जी का टर्म आना चाहिए, एक मास का और एक टेम्परेचर का टर्म आना चाहिए। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस में बदलो चाहे 1 केल्विन बदलो, वो सेम बात है, डिफरेंस सेम है। ये ऐसा ही यूनिट है जो चलती है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसको पढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी जूल एनर्जी लगेगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी किसकी, उस सब्सटेंस की। ठीक है क्या? कुछ के लिए हम याद रखेंगे, वो कुछ में आएगा वाटर, वाटर के लिए हम जनरली सारी चीजें याद करते हैं, अभी हम स्पेसिफिक हीट याद कर रहे हैं, आगे जाके हम लेटेंट हीट याद रखेंगे। वाटर के लिए हम याद रखते हैं, याद तो हम चाहे किसके लिए रख सकते हैं, लेकिन हमें दी जाती है क्वेश्चन में, तो क्यों याद रखें। अच्छे पेपरों में तो वाटर की भी देंगे, अच्छा कई बार वो देंगे जो हमें याद नहीं है, मतलब जैसे हमने इसके लिए वैल्यू याद करेंगे कुछ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, पर क्वेश्चन में जो डेटा लिखा रहेगा हर क्वेश्चन के बाद, तो आपको पता है हीट के क्वेश्चंस का क्वेश्चन तो 2 ही लाइन का होता है, लेकिन उस पर 4 लाइनों में डेटा लिखा रहता है इसका ब्रैकेट में, गिवन दैट करके, आप देखना अच्छे से। तो उसमें अगर हमने किया हुआ है अलग नंबर याद, पर उसने ऊपर नीचे करके दिया है थोड़ा सा नंबर, थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं सारी एक्सपेरिमेंटल हैं, तो ये एग्जैक्ट तो है नहीं, ये थोड़ी ऊपर नीचे रहती हैं, तो हमें डेटा कौन सा वाला यूज करना है, क्वेश्चन, उसी से ऑप्शन मैच होएगा। आपने अपने मन से कर लिया कि हमें तो ये वाला याद है हम तो यही करेंगे, तो फिर ऑप्शन मैच नहीं करेगा, आसपास आएगा, ठीक है। खैर, तो वाटर के लिए बोलो, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, बोलो। अबे 1 कैलोरी की डेफिनेशन ही स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर थी, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या थी, 1 ग्राम पानी को गर्म करने में जितने देर लगेगी, और स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है कि किसी सब्सटेंस, तो समझ गया ना तो बोलो ना भाई 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसा ही यूनिट में, तो बताओ। देखो कैसे सिखाया था यूनिट कन्वर्जन, फिर से सीख लो, इसमें यूनिट में ही लफड़े आते हैं। जो कॉफिशिएंट है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल, ऐसे यूनिट साइड में लिखा। उसके बाद यहाँ लिखा है ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो 10⁻³ किलोग्राम, और 1 डिग्री में चेंज, सेल्सियस में चेंज, केल्विन चेंज सेम रहेगा तो 1 आ जाएगा यहाँ, तो ये आ गया केल्विन। अरे 1 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन चेंज हो गया, तो ये कितना बन गया, 4200 जूल पर केजी केल्विन। इसको पढ़ेंगे कैसे कि 1 किलोग्राम पानी का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 4200 जूल, ऐसे पढ़े, समझ में आई बात। अब आइस का और उसका लिख लो, आइस, एस ऑफ आइस, ये सब कैसे निकाले हैं, सब एक्सपेरिमेंट करके, वो कैलोरीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो इसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने में काम आता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली जाती है कैलोरीमीटर वाले एक्सपेरिमेंट से। इसको कन्वर्ट करना जरा, 2100 हो जाएगा ना, अरे डिवाइड बाई 2 ही तो है वहां से, 2100, तुम्हें यूनिट में वो आ गई क्या, अरे बोले सब सही चल रहा था, यूनिट कहाँ से आ गई ऐसा, तो यार बच्चों की चीजें हैं तो। लो, डन, ये आप याद रखनी भी है और नहीं भी रखनी, दोनों ही बातें हैं। जब नहीं दी जाए तो यूज कर लेनी है, और अगर दे दी तो फिर इनको भूल जाना है, फिर वही यूज करनी है जो दे रखी है। इसलिए किसी किसी को लग रहा है कि अच्छा सर, मतलब देखो तीनों एक ही मटेरियल है, ये वाटर है मतलब उसकी लिक्विड स्टेट है, ये उसकी सॉलिड स्टेट है, और ये इसकी गैस स्टेट है। तो कोई अपने मन से नियम मत बना लेना कि किसी सेम मटेरियल की सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट में एस सेम आता है, ऐसा केवल पानी में हो रहा है, और में होएगा नहीं होएगा आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो दिया रहेगा ना यार, उसमें से टीपना है आपको, याद थोड़ी रखना है, हमें दिया रहेगा, हमें उसको यूज करना है डेटा को। चलिए आगे चलता है, नोट लिखेंगे,
आप लेवल देखो चैप्टरों का। अभी अपन कैसी कैसी बातें करते थे और अब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। यूनिट कन्वर्जन मतलब यही रह गया है अब बस। यही है बस। है हाफ हाफ। हाफ क्यों किया? मन की। तो तुम बीच में सो गए थे क्या? अभी तुम ना अलग जोन में हो। हाँ, तुम अभी एक दो दिन आराम करो थोड़ा। ठीक है, चलो नोट डालो। मान लो ये कोई है, कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल है जिसका मास m है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है। समझ में आई बात? इसका हमें डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना है वो डेल्टा टी? मान लो इनिशियल 10 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल 20 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ाना है इसका। तो बताइए इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। तो सोचो जरा। समझ में आया? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। एम मास है, मास एम है, 1 किलोग्राम नहीं है, 1 ग्राम नहीं है, मास एम है, स्पेसिफिक कैपेसिटी एस है। तो कैसे करेंगे सोचो। यूनिटरी मेथड, ये ध्यान। यूनिटरी मेथड जानते हो सभी लोग। 1 रुपए में टॉफी आती है 10, तो 10 रुपए में कितनी है? समझ में आ रही बात? स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम के लिए एनर्जी चाहिए एस कैलोरी या एस जूल, जो भी है, 1 ग्राम के लिए। तो एम के लिए कितनी चाहिए कि इंटू एम, यानी एस इंटू एम। ये तो हो गया एम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब एस तो क्या होता है? 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? अभी कितनी बढ़ानी है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बढ़ाने के लिए कितना लगेगा? एम एस डेल्टा टी। मतलब एस में एम का मल्टीप्लाई कर दिया और एस में डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आंसर। तो ये बन गया क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी को हमेशा हम लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। और चूंकि यहाँ पावर आवर का कोई लफड़ा नहीं है, तो आप जो है इसी में भी रखो, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी वही सेम सेम दिक्कत है। क्या? समझना ध्यान से, ये ऐसे नहीं आया। ये तो अपन ने ये मान के निकाल लिया कि एस हर टेम्परेचर के लिए सेम होगा। सेम ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है थर्मल एक्सपेंशन में। अल्फा हर टेम्परेचर के लिए सेम हो भी सकता है, जनरली होगा। पर अगर अलग हुआ तो बेसिकली फॉर्मूला है डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। छोटा सा टेम्परेचर डी टी बढ़ाना है, मास कितना है एम, स्पेसिफिक एस। अब दोनों साइड क्या करा? इंटीग्रेशन। मास कांस्टेंट है भाई, बॉडी का जो भी मास है। अगर एस टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या बन गया? डेल्टा टी। तो बन जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और अगर एस दे दिया फंक्शन टेम्परेचर का, तो यहाँ रखोगे और इंटीग्रेट करोगे। तो उस केस में फिर ध्यान रखना टी को केल्विन में ही रखना। यहाँ पे तो आप किसी में भी रखो सेम आंसर है, क्योंकि डेल्टा टी है ना, तो डिफरेंस तो सेम ही आता है। क्या बात समझ में आई? के बाद अब एक बात ध्यान से सुन लो, हमेशा क्या रखना है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यों? देखना, आपने पढ़ भी लिया होगा केमिस्ट्री में। अगर टी फाइनल बड़ा है टी इनिशियल से, इसका मतलब टेम्परेचर बड़ा है बॉडी का। फाइनल टेम्परेचर मतलब बाद का, इनिशियल मतलब पहले का। मतलब आपने एनर्जी दी होगी कि ली होगी? किसको? ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को एनर्जी दी होगी। तो देखो टी फाइनल बड़ा है टी इनिशियल छोटा है, तो एम और एस तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया। तो इफ ये बड़ा है तो क्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। और अब पूरी फिजिक्स में जब तक हम पढ़ेंगे थर्मो वर्मो, जब भी क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने एनर्जी दी है। एनर्जी क्या की है? दी है, सिस्टम को दी है। फिर केमिस्ट्री में भी यही होता है शायद। क्यू में साइन चेंज नहीं है। क्यू में तुम वहां पे क्यू पॉजिटिव मतलब एनर्जी दी है, क्यू नेगेटिव मतलब एनर्जी निकली है। अरे यही है क्या? साइन चेंज होगा वर्क डन का, वो देखेंगे बाद में, वो भी बहुत लेट आएगा, दीपावली के बाद आएगा। और दूसरा, इफ टी फाइनल छोटा है टी इनिशियल से, इसका मतलब
हमने एनर्जी बाहर निकाल ली उसमें से, बेचारा गर्म था, ठंडा कर दिया उसको, देन क्यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख लेना, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी या हीट इज गिवन टू द मटेरियल, और दूसरे में लिखना हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द मटेरियल, लिख लो। हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब हमने गर्म किया लेकिन इसका फेज नहीं बदला। मान लो हमने गर्म किया और ये लिक्विड बन गया या गैस बन गया, तो फिर हम इससे एनर्जी नहीं निकाल सकते, उसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले, एक हो गया, 50% खत्म। समझ रहे हो क्या, टॉपिक टॉपिक। बाकी कल इसके क्वेश्चन करेंगे, इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग, कि दो अलग अलग टेम्परेचर की चीजों को अगर साथ में रख दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा, गर्म पानी ठंडे पानी को मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर, है ना। और फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, बस। तो कल BB2 और B1 दोनों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल दोनों कर लेना, BB1 भी कर लेना, हीट की। अच्छा, तुम जब मॉड्यूल खोलोगे तो V1 मत देखना, वो फ्लूइड है, पहले खोली मॉड्यूल तुमने, उसकी BB1 नहीं करनी, उसके अगले वाले की करनी है।